चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास नोट्स निकाल लीजिए। तो साहब अर्थ मैग्नेटिज्म की बातें चल रही थी, तो कल की क्लास थोड़ी सी ऊपर से गई होगी, एक बार उसको वापस समझा देता हूँ, है ना। तो कुछ टर्म्स हैं, वो टर्म्स एक बार और सुन लीजिए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे ना, थोड़ा मजा आएगा। देखें, लिखा हुआ तो सब है, कुछ नया पॉइंट मिले तो लिख लीजिएगा, बाकी देख लें, आराम से रिवीजन कर लें। चलो, तो बात हो रही है जियो मैग्नेटिज्म की। वापस पढ़ाने के पीछे लॉजिक यही है, टॉपिक कठिन है, सामान्यतः जनता भागती है, बढ़िया समझ लेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, चीजों को घर पे पढ़ने का मन और करेगा। तो अर्थ की बात हो रही है, तो सबसे पहले बताइए, ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट अर्थ घूम रही है, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। आज वापस पढ़ रहे हैं तो कुछ नया, इसे बोलते हैं ट्रू नॉर्थ। कल वाले फोटो में ही लिख लें, इसे बोलते हैं ट्रू नॉर्थ, इसे बोलते हैं ट्रू साउथ, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। छठी सातवीं आठवीं की एसएसटी, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ पोल। इस लाइन को बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ये वाला जो लाइन है जो अर्थ को दो बड़े बड़े दो हेमिस्फीयर में बांट रही है, इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो ये टर्म क्लियर होनी चाहिए, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ। ठीक है, अब अर्थ की अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसके कारण अज्ञात हैं। जो लेटेस्ट कारण पता चला है वो मैंने कल आपको एनसीईआरटी से बताया था कि अर्थ के कोर में मोल्टन स्टेट में क्या है? आयरन और निकल, मेटल है, आयंस है। अर्थ के घूमने से, इनके घूमने से कन्वेक्शन करंट पैदा होती है, जिसके कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आती है। इस पर कोई प्रश्न न कभी आया है ना कभी आएगा, बस जानकारी की हमें आना चाहिए। पर मजे की बात है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, वो एग्जैक्ट ज्योग्राफिक एक्सिस से मैच नहीं कर रही, वो हल्का सा किसी एंगल पर है। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। फिर मैंने आपको बताया, अंदर कोई मैग्नेट गड़ा हुआ नहीं है, कोई मैग्नेट नहीं है, सिर्फ अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो रिजेंबल करती हैं, मानो इसके सेंटर पे क्या रखा गया है? एक बार मैग्नेट, और वी कैन से एक डाइपोल। उस डाइपोल की अगर चुंबकीय बल रेखाएं बनाते और इस अर्थ की चुंबकीय बल रेखाएं बना रहे हैं, तो दोनों एग्जैक्टली क्या कर रही हैं? रिजेंबल कर रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं का मतलब है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक बात है, तो बताइए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा? ऐसा मत बोलना नॉर्थ पोल से निकलेंगी साउथ पोल से, कंफ्यूज हो जाओगे। क्या बोलना चाहिए? सदर्न से ओरिजिनेट हो रही हैं और नॉर्दर्न में टर्मिनेट हो रही हैं। ये शब्द बड़ा जबरदस्त है, सदर्न से ओरिजिनेट होना और नॉर्दर्न में, इसमें आप बच जाओगे। पर अगर आप ऐसा बोलोगे नॉर्थ पोल से निकलती है, यहाँ तो मास्टर साउथ पोल से निकल रहा है, तो ये सब बेकार की बातें। वो नॉर्थ और साउथ तो कब होता है? जब बार मैग्नेट होता है। यहाँ दूर दूर तक कोई बार मैग्नेट नहीं है। तो बेहतर सेंटेंस कुछ इस प्रकार रहेगा, सदर्न से निकलती हैं और नॉर्दर्न में जाके टर्मिनेट होती हैं। क्या बात, ये बात सही है? सदर्न से निकल रही है, नॉर्दर्न में जा रही है। बहुत सुंदर। मजे की बात है, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ये ज्योग्राफिक एक्सिस से मैच नहीं कर रही है। इस वाले पोल को बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स। ये है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और वो है मैग्नेटिक साउथ पोल। कुछ किताबों में ये साउथ है, ये नॉर्थ है,
और कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आती, कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आती, पर वास्तव में नॉर्थ के पास नॉर्थ ही है, साउथ के पास साउथ ही है, पर वो ज्योग्राफिक नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ है। दूसरा बिंदु, जो कंपास नीडल, जो नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वास्तव में वो ट्रू नॉर्थ नहीं दिखाते, वो तो क्या दिखाएंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ। कल मैंने आपको बताया था, किसी नीडल को जब रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाती है, टॉर्क। कौन टॉर्क लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इसके अक्रॉस है ना भाई, अर्थ की, तो कौन टॉर्क लगाएगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे अगर मैं कोई मैग्नेटिक नीडल की बात करूं, ये मैंने मैग्नेटिक नीडल बनाई, पहले तो मुझे बताइए ये डार्क करने का मतलब क्या होता है। सर ये क्या होती है कंपास नीडल, कंपास नीडल कुछ नहीं होती है, एक छोटी सी उसमें एक लाइट मैग्नेट होती है, बहुत छोटी सी क्या होती है, मैग्नेट। एक हिस्सा लाल होता है, लाल का मतलब वो क्या बता रहा है, नॉर्थ पोल। ठीक है, तो बताइए ये किसकी तरफ इंडिकेट करेगा, किसकी तरफ इंडिकेट करेगा, अर्थ वाली। और ये कौन है, ट्रू नॉर्थ। ये कौन है, ट्रू नॉर्थ। ये कौन है, मैग्नेटिक नॉर्थ। और यही एंगल क्या है बच्चे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये चित्र काम का है। अब ये समझ पैदा हो गई होगी आपकी शायद, कि वो नीडल ट्रू नॉर्थ को इंडिकेट नहीं करती, वो मैग्नेटिक नॉर्थ को इंडिकेट करती है। और ये वाला जो अंतर दिख रहा है, यही अंतर है बेटे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये चित्र और बना लीजिए वहीं पास में, ज्योग्राफिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। कौन सी एक्सिस से देखना है, हाँ तो ये और ये इसमें ज्यादा कोई अंतर थोड़ी ना है। अपन भी बोलते हैं कि जो मैग्नेट को लटकाते हैं वो एनएस डायरेक्शन में जाता है, तो वास्तव में वो एनएस ही है, बोला जाता है, पर वास्तव में वो ज्योग्राफिक एनएस नहीं है। वो कौन से एनएस है, मैग्नेटिक एनएस है। बोलने की लैंग्वेज में एनएस होता है, और बहुत बेहतर बोलना है तो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एनएस। ना ना, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस का एंगल 11.3 डिग्री है। ये तो जगह से जगह पर क्या करेगा, वेरी करेगा। कई ऐसी भी जगह हैं जो एग्जैक्ट 0 डिग्री पर ही आ जाएगा। सही है। आगे करूं क्या, चलिए एपरेंट वाला खोल लीजिए। एपरेंट वाला सबसे कठिन है, उसी में जान निकलती है। उसको एक बार और समझा देता हूं, फिर उस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। अच्छा यही फॉर्मूले हाईलाइट कर लीजिए। टेन डेल्टा बराबर बी बी बाय बी एच, बी बराबर अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर, बी एच बीई कॉस डेल्टा होता है शायद, है ना, बीबी बीई साइन डेल्टा। फोटो बना लें, ये फोटो बड़ी काम की है। ये कौन सा प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये है डेल्टा। ये कौन, बी एच, ये कौन, बीबी। ये फॉर्मूले एक बार फिर लिख लीजिए, देखिए मत, सुबह का समय नींद खुल जाएगी। सुबह सुबह लिखेंगे ज्यादा समय तक याद रहेगा। हो सकता है नीट 2024 में मिल जाए, तो फिर शनिवार की आज की क्लास याद आ जाएगी। फॉर्मूले लिख लीजिए, शर्म काहे की है, गवर्नमेंट सीट, कितनी कम फीस, अलग ही आनंद है। गवर्नमेंट फीस कितनी फीस है, 1 लाख रुपए से भी कम होती है साल की। कितनी, 30,000, 50,000, 60,000, और वहां 1 करोड़ में फ्री हो रहे हैं। कितना अंतर है यार, है सरकार कितना पैसा दे रही है पढ़ने का, है 60,000, 50,000 फीस है। 5 साल की कितनी होगी, 3 लाख रुपए। पूरे 5 साल की 50,000 है, क्या बात कर रहे हो, फिर भी नहीं पढ़ रहे तुम, हैं हद कर दी मतलब, है
गर्ल्स के लिए पूरा फ्री राजस्थान में, उसके बाद भी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती घर जाकर, हैं? कि मैं तो 1 करोड़ में ही जाऊंगी। चलो लिखें तो 10 डेल्टा वीवी बाय बी एच। बी एच, ये बी क्या है? बी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बीई क्या है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर है? फिर एपरेंट वाली बात बड़ी कठिन है, कल भी 2 बार समझाई, आप तीसरी बार समझा रहा हूं, फील करिए। फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया, 10 डेल्टा डैश बराबर 10 डेल्टा बटे कॉस अल्फा। पर तीनों के बारे में बात सुन लीजिए अच्छे से, फिर सुन लीजिए। ये तो है मैग्नेटिक मेरिडियन। बेटे ट्रू एंगल कब आता है? ट्रू एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन में, मैग्नेटिक मेरिडियन में ट्रू एंगल आता है। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। और अब आपने एक नया प्लेन लिया, वो नया प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने एंगल पर है? अल्फा। अ न्यू प्लेन विच इज नॉट इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, कितने एंगल पर है वो? अल्फा एंगल। क्या ये बातें क्लियर हो रही है? डेल्टा और डेल्टा डैश में अंतर बताइए। डेल्टा इज द ट्रू एंगल ऑफ टिप एंड डेल्टा डैश इज फर्जी एंगल, नकली एंगल, गलत एंगल, वो है अपरेंट एंगल ऑफ टिप। क्या बात क्लियर हो रही है? ये अपन को चित्र समझ में आना चाहिए। मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर कभी कभार डिप सर्कल लिखेगा, वो बोलेगा मैं डिप सर्कल को लाया और उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में रखा और मुझे एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री मिला, तो तुरंत खुश हो जाइए, भाई ये किसकी बात कर रहा है? ट्रू एंगल ऑफ डिप। क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है? लैंग्वेज ऐसी उठपटांग मिलेगी। डिप सर्कल, अच्छा डिप सर्कल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंगल ऑफ डिप नापता है, पर उस डिप सर्कल को उसने मैग्नेटिक मेरिडियन में सेट किया है, इसका मतलब बिल्कुल सही नाप रहा है। इसका मतलब ये कौन है रे? डेल्टा। यस और नो? लैंग्वेज लिख लो, शर्म मत करो, कोशिश करो लिखने की, मत रुको। क्या ये बात ओके है? फिर मैंने आपको बताया था सभी नोट लगा के लिखते जाओ, आप कहोगे तो एक बार फिर सिखा दूंगा। फरवरी मार्च अप्रैल में तो 3 महीने यही काम करना है मुझे, केवल रिवीजन कराऊंगा। रिवीजन, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, शॉर्ट नोट, फॉर्मूले, वन शॉट, यूट्यूब, यही खेलना है फरवरी मार्च अप्रैल। इतनी अच्छे तरीके से करा देंगे कि आपका सब तैयार हो जाएगा बढ़िया। कल कॉलिजन पढ़ाया था रात को 9:30 से 11:30, 2 घंटे, और मतलब यूं तरीके से सारी बातें हो गई। और ऐसा 5-6 बार आपको पढ़ा दिया, सोचो अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होगा आपका, है? तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। फंडे क्लियर है ना? हम लोगों को भी इंस्टीट्यूट को, हमें तो ऊपर ले जाना, हमारे तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है कि हमें 10 साल मतलब इतनी जम के मेहनत करनी है। तो हमें तो आगे के रास्ते, आगे के विजन दिख रहे हैं, और वो विजन आपके साथ मिलकर पूरा हो सकता है, क्योंकि मेहनत जब करेंगे तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, पॉजिटिविटी फैलेगी, फिजिक्स का फोबिया हटेगा। तो हमारे तो विजन क्लियर, हमें तो मेहनत करनी है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधा एक ही ऑप्शन है बस, दिन रात 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ाना है, और अगले 10 साल, 12 साल, 15 साल मेहनत करनी है। तो विजन हमारे तो क्लियर है, हमें तो उसमें कहीं थकना हारने का कोई स्टेप भी नहीं है। आपके भी अगर फंडे क्लियर हो जाएंगे, सब मिलकर भागेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। और ये बात तो तय है, मेहनत कभी खराब नहीं जाएगी, ये तय है। मतलब चाहे वो नीट में हो, चाहे सामान्य हो, या किसी दूसरी फील्ड में हो, अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है ना, तो वो तो मतलब यूं पक्का उसका एक एक रुपया वसूल होता है। इसलिए एकदम खुश मन से बिंदास मेहनत करिए। तो ये आ गया साहब क्या? ट्रू एंगल। अलग प्लेन में आएगा तो क्या आ जाएगा? एपरेंट एंगल ऑफ डेथ। क्या ये बात भी क्लियर है? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। फिर मुझे एक बात और बतानी थी, कंपास नीडल। कल मैंने आपको सिखाया था, वापस बता देता हूं।
कंपास नीडल कौन से प्लेन में घूमने के लिए स्वतंत्र है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो इसको घुमाने के लिए, इसको डिफ्लेक्शन करने के लिए जिम्मेदार कौन है? बीबी या बीएच? बीएच जिम्मेदार है, बीएच। पूछो क्यों? क्योंकि कंपास नीडल अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगी तो इसको टॉर्क कौन लगा सकता है? बीएच। बीबी तो लगा ही नहीं सकता। क्यों नहीं लगा सकता? बीबी उसके एक्सिस के पैरेलल है। पंखे वाला एग्जांपल क्या जबरदस्त है। पंखा देखो, वापस सुन लो ना, अपने दिक्कत क्या है। पंखा हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रहा है, बात नंबर एक। बात नंबर दो, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल है। दो बात क्लियर हुई। तीसरी बात, अगर पंखड़ी पर एक 5 किलो का वजन रख दिया जाए तो mg लगेगा ऐसा, एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसी, तो दोनों एक दूसरे के, वो 5 किलो का वजन 50 न्यूटन का बल है, वो पंखड़ी को मोड़ देगा पर घुमाएगा नहीं। पर वहीं अगर आप एक उंगली से ऐसे बल लगा दो, पंखड़ी घूम जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बल नहीं है, इंपॉर्टेंट है बल की डायरेक्शन। क्या बात क्लियर है? तो बीबी, बीबी है, परंतु बीबी उसको घुमा नहीं सकता क्योंकि कंपास नीडल है। तो कौन घुमाने के लिए जिम्मेदार है उसको? बीएच। आगे जाके अभी आएगा एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। उसमें भी क्या करते हैं, एक मैग्नेट को धागे से लटका देते हैं। अब आपने उसको छत से धागे से लटका दिया, तो बताओ वो घूमेगी तो घूमेगी कैसे? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घूम सकती है। तो बताइए उसको घुमाने के लिए कौन जिम्मेदार है? बीएच या बीबी? बीएच। हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगी तो कौन घुमाएगा? बीएच। उसको जो इधर उधर घुमाएगा, कौन घुमाएगा? बीएच। बीबी उसको घुमा नहीं सकता। बोलो हाँ है क्या? फिर भाई क्या करेगा? एनसीईआरटी में दिया हुआ एक पैराग्राफ, भाई इसको कहां ले गया? पोल पर। बताओ पोल्स पर क्या होगा? पोल्स पर ये कुछ काम ही, सही शब्द तो है काम ही नहीं करेगा, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो वहां लिखा हुआ था इट कैन शो एनी डायरेक्शन। सही शब्द तो अगर आप मेरी माने तो मैं तो यही बोलूंगा वो काम ही नहीं करेगा। इट कैन शो एनी डायरेक्शन। ये कंपास नीडल की वर्किंग है, देखो लिखी हुई है, क्या आनी चाहिए। फिर एक और नोट सिखाया था, बीएच की डायरेक्शन बताइए कहां होती है? बीएच, बीएच बताइए, बीएच याद है? बीएच, बीएच आपको बताया था हमेशा कहां से कहां? साउथ से नॉर्थ। सर हम भूल गए, चलेगा आप ही सिखा देते। देखिए, देखो यहां जब आप टेंजेंट खींचोगे, ये टेंजेंट आया, तो इसके कितने कंपोनेंट हैं? दो। पूरे ग्लोब पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट करने हैं, एक जमीन के पैरेलल और एक जमीन के परपेंडिकुलर। जो जमीन के पैरेलल होता है उसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, जमीन के जो परपेंडिकुलर होता है उसे हम वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। परंतु बच्चों इक्वेटर पे देखो, इक्वेटर पे देखो, जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है वो जमीन के, ये जमीन है, जमीन के एग्जैक्टली पैरेलल है। इसका मतलब यहां वर्टिकल है ही नहीं। शुद्ध रूप से पूरी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? हॉरिजॉन्टल। अब बताइए इसकी दिशा कहां हुई? दिशा कहां हुई? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर बोले तो साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। तो बीएच की दिशा हमेशा फिक्स होती है, हमेशा कहां से कहां? साउथ से नॉर्थ। एट इक्वेटर बताओ कौन जीरो है? कौन जीरो है? बीबी जीरो है, बीएच ही है, और जो बीएच है वो पूरा का पूरा ही बीई है। जबकि एट पोल्स, ये देखो, देखो कैसे बनाता हूं मैं, आप समझो। ये बनाई मैंने वहां जाके जमीन, ये टेंजेंट खींचना मतलब जमीन बनाना। और ये देखो, ये लाइंस, ये लाइंस एग्जैक्टली लगभग अप्रोक्सीमेट कैसी हैं? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। फिर आपको बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहां लिख लो डेल्टा प्लस होता है, इसी ग्लोब के अंदर लिख लो, नीट में सवाल आया हुआ है। सदर्न में एंगल ऑफ डिप नेगेटिव, उसी ग्लोब में लिख लो।
कोई बताएगा पॉजिटिव क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न में जाके वो अंदर घुस रही है, झुकना, अंदर घुसना पॉजिटिव। सदन से वो बाहर निकल रही है, नीचे नहीं जा रही, क्या बोलेंगे, बाहर निकल रही है, बाहर। एट पोल बीबी, और बीबी किसके बराबर? देख लो मैं सही लिख रहा हूं क्या? सब चेक कर लो फिर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में मजा नहीं है, उसको राइट डाउन करें। खेल राइट डाउन का ही होता है। वापिस इतना प्यार से सारे पॉइंट बताने का क्या कारण? टॉपिक कठिन है भाई, समझाना पीछे उद्देश्य है कि तुम्हें अच्छा समझ में बढ़ूं क्या आगे? अब कल ने 7-8 न्यूमेरिकल, ये स्लाइड सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर देगी सारे। वो बीएच लिखा, बीएच, मैं लास्ट स्लाइड अगली इसमें लिख देगा कुछ, हो गया? कहाँ लिखा मैंने बीएच? ये रहा, साउथ से नॉर्थ। आज जो 2 स्लाइड में लिखा है, अगर आपने ये सारा याद कर लिया तो कल का 1.5 घंटा भी अगर आप छोड़ देंगे तो काम चल जाएगा। वो तो कल समझाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब ये कंक्लूजन आ गया। जब वन शॉट पढ़ाऊंगा तो केवल ये 2 स्लाइड समझाऊंगा 15 मिनट में। 15 मिनट में 2 स्लाइड समझ ली, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये कंक्लूजन है, निचोड़, 2 स्लाइड बस। इन 2 स्लाइड में सारी बातें आ गई, सब न्यूमेरिकल सॉल्व। बोले अब सॉल्व करना चालू करें भाई, देख लो कंफर्ट हो सब, आ जाओ, सब अच्छा होगा। बिल्कुल एकदम खुश मन से पढ़ो, मन खुश रखो, कोई प्रेशर नहीं लेना, ज्यादा नहीं सोचना है कोई, अपने तो बस खुश मन से पढ़ते रहना है। हम भी रोज कोशिश करते हैं अच्छा पढ़ा पाए, कहाँ समझा पाते हैं आपको। आप भी इतनी होप जाते हो आज तो समझा ही देंगे गुप्ता जी, पर कहाँ समझ में आता है, फिर आप निराश होकर चले जाते हो कि आज भी कुछ समझ में नहीं आया। चलो पहला लिखें, अब फटाफट 7-8 सवाल कर लीजिए धमाधम बगैर रुके, क्वेश्चन लिखते जाइए, सारे प्रश्न बनाने। ये सबसे कठिन सवाल है अर्थ मैग्नेटिज्म का, जो 2017 में आया था। कई बच्चों को इसका आंसर हटा हुआ है, मैं भी उसके फेवर में हूं, आंसर याद कर लेना चाहिए इसका। स्टैंडर्ड सवाल है, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2। पर अभी समझने का समय, अभी समझ लेते हैं, बाकी ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में याद किया जाना चाहिए। तीन तारीख का पेपर, मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा आएगा। इलेक्ट्रो के केवल दो ही सेक्शन दिए हैं, डाइपोल और कंडक्टर। ईएमआई नहीं देंगे, ईएमआई नहीं देंगे, केवल मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रो के 2 सेक्शन। यूनिट डायमेंशन हमेशा ही आता रहेगा, उसका पूछने की आवश्यकता नहीं है। यूनिट डायमेंशन पढ़ाएंगे नहीं, वो हमेशा करना है। हो गया कि यूनिट डायमेंशन? अच्छी बात है फिर। बाकी इस बार पढ़ा नहीं रहे किसी बैच में, आपके हो गया तो बहुत बढ़िया, तो प्लस पॉइंट है। बढ़िया, खुश चुप रहो, बिल्कुल पढ़ा, ऐसा नहीं सबको बोल दो तुम सब बैच में पढ़ाना पड़ जाएगा, चुप रहो, अपने तो हो गया। हाँ आनंद, चलिए बढ़ू क्या? आ जाओ, सवाल अब ध्यान से सुनना है, सवाल की लैंग्वेज ही बड़ी भारी है, पर आपने अगर डिप समझा है तो आ जाएगा। थीटा 1 एंड थीटा 2 द अपरेंट एंगल ऑफ डिप, मतलब फर्जी। कहाँ नापे गए हैं? 2 वर्टिकल प्लेन जो कि आपस में कितने डिग्री पर हैं?
राइट एंगल। ठीक है, पहले आप समझो, पूरा प्रश्न लिख लिया सभी ने? 2-3 बार प्रश्न पढ़ो और धीरे धीरे उसको तोड़ो। पहली बात, यहाँ कुल 3 प्लेन की चर्चा होगी। कौन से 3 जरा सोचो? एक तो मैग्नेटिक मेरिडियन सचमुच वाला, और 2 फर्जी। 2 फर्जी, और जो 2 फर्जी प्लेन है वो आपस में कितने डिग्री पर है? 90। भाई 2 फर्जी प्लेन होंगे तभी तो 2 फर्जी एंगल आएंगे। पहले तो ये तो समझो ना आशीष सर, कुल कितने एंगल की चर्चा हो रही है? 1, 2, 3। सॉल्यूशन मत करो, पहले बात करो। 3 एंगल की चर्चा हो रही है, इसमें से एक ट्रू है और 2 एपरेंट है। बोल इतना समझ में आ रहा है? बोल इतना समझ में आ रहा है क्या? जो एपरेंट है वो गलत एंगल है, तो 2 गलत प्लेन भी होने, कह रहा है 2 गलत प्लेन है, और जो आपस में कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। बोलो हाँ है क्या? मैं कोशिश करता हूं बनाने की, देखना आप। ये प्लेन 1, ये प्लेन 2, लाइन से बना रहा हूं ताकि जल्दी समझ में आए। ये 2 फर्जी प्लेन आपस में बताओ कितने एंगल पर? 90। ये आपका बिल्कुल सही कौन? मैग्नेटिक मेरिडियन। मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन पहले प्लेन से अल्फा एंगल बना रहा है, तो बताओ दूसरे प्लेन से 90 माइनस अल्फा, क्योंकि आपस में दोनों प्लेन कितने डिग्री पर हैं? फिर अब 3 डायमेंशन डायग्राम बनाता हूं ताकि आपको मजे फील आए। देखना, ये पहला प्लेन, देखते जाना कितना समझ में आता है मुझे बताना। ये दूसरा प्लेन आपस में कितने डिग्री पर? 90। और मजे की बात, तीसरा प्लेन ला रहा हूं, तीसरा प्लेन ला रहा हूं, वो बताइए वो कौन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये वाला पीला वाला कौन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। ये प्लेन नंबर 1, ये प्लेन नंबर, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन 1 से अल्फा एंगल बना रहा है प्लेन 2 से। क्या कुछ कुछ फील आ रही है? ये देखिए, पहले 2 वर्टिकल प्लेन बनाओ। ये 2 वर्टिकल प्लेन एकदम कॉपी को 90 डिग्री पे खोल दो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, 2 वर्टिकल प्लेन और आपस में कितने डिग्री पर? 90। ये दोनों फर्जी प्लेन है, ये दोनों फर्जी प्लेन है। मैग्नेटिक मेरिडियन कहां है? ये बीच में। एक से अल्फा बना रहा है तो दूसरे से 90 माइनस अल्फा। बोल क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? अब बनाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, ध्यान से देखना मजा आएगा। थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, कोशिश करते हैं। पहले तो रटा रटाए लगाओ, tan डेल्टा डैश बराबर बटे कॉस अल्फा। सभी लोग बोर्ड पे देखना, थोड़ा सा हवाइयां उड़ेंगी, पर कोशिश करिएगा कि समझ लें। प्लेन 1, डेल्टा डैश का नाम बोल, नींद खोल, डेल्टा डैश का नाम बोल। एपरेंट एंगल, बता पहले में एपरेंट एंगल θ1। हाँ कम ऑन, पहले में एपरेंट एंगल θ1, बहुत बढ़िया। tan डेल्टा एक्चुअल एंगल थीटा, बहुत बढ़िया। अल्फा से सावधान, सावधान, पहले प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल, पहले प्लेन का मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल अल्फा। अल्फा अल्फा ही है। बोल हाँ है क्या? चलिए प्लेन 2 में लगा रहा हूं, प्लेन 2 में लगा रहा हूं, संभालिएगा, हेल्प करिएगा। प्लेन 2, डेल्टा डैश θ2, थीटा थीटा ही रहेगा, पर दूसरे प्लेन के साथ एंगल, दूसरे प्लेन के साथ। ये देखो प्लेन 1 के साथ तो अल्फा है, पर प्लेन 2 के साथ मेरिडियन 90 माइनस अल्फा। व्हाट इज अल्फा? ये रहा। व्हाट इज अल्फा? उस वर्टिकल प्लेन का, उस फर्जी प्लेन का, उस नकली प्लेन का mm के साथ एंगल। क्या मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं? एक वर्टिकल प्लेन अल्फा बना रहा है और दूसरा प्लेन 90 माइनस अल्फा बना रहा है। यस और नो? बस ये हो गया आपका tan थीटा अपॉन साइन अल्फा। अब उत्तर में कहीं अल्फा तो आ नहीं रहा, तो यहां से कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लो, tan थीटा बाय tan θ1, और यहां से साइन अल्फा की वैल्यू निकाल लो, tan थीटा बाय tan θ2। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो,
तो अपने आप अल्फा अल्फा गायब हो जाएगा। पहले से निकाल लीजिए कॉस अल्फा, दूसरे से निकाल लीजिए साइन अल्फा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। अच्छा और कठिन सवाल है ये, नीट में आया हुआ है, जियो का सबसे कठिन सवाल माना जाता है, पर फील आनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले 3 प्लेन का नाम बोलो, 3 प्लेन का नाम क्या क्या है राजकुमार, पहले वो बोलो। एक तो है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये तो है सही सचमुच का, और 2 हैं फर्जी प्लेन। जो 2 फर्जी प्लेन है वो आपस में कितने डिग्री पर हैं? 90। पहला फर्जी प्लेन कितना बना रहा है? अल्फा। दूसरा 90 माइनस। सही है क्या? स्क्वायर करके ऐड कर दो, आ रहा है क्या? तो स्क्वायर करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 1, टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 2, ये हो गया 1। यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 1, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 2, इसको नीचे ले जाओ, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 1, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा 2। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा 1 कॉट स्क्वायर थीटा। बढ़िया सवाल है, परीक्षा में एक रिजल्ट की तरह याद करके जाएंगे तो अलग ही आनंद आएगा, काम का सवाल। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं, जैसे एनएलएम में भी आएंगे सर, इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, उसको कितने एक्सेलेरेशन से चलाएं ताकि ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी रहे। आप सभी को रटा हुआ है ए बराबर जी टेन थीटा, शूडो फोर्स से आता है, अभी पहुंचेंगे जब शूडो पर। तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं जो हमेशा याद होने चाहिए, उससे सवाल जल्दी सॉल्व हो जाता है, फायदेमंद होते हैं। लिखा नहीं क्या? इसमें हो गया सारा, जल्दी करो। हाँ, क्या 20 से क्या? नहीं नहीं, बाहर भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, बाहर भी आ सकता है, सेम आंसर आएगा। एक से अल्फा बनेगा तो एक से 90 प्लस अल्फा बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सब तरह से सोच रखा है, सबसे आंसर आता है, चिंता मत। बढ़ूं क्या आगे? अगला अगला प्रश्न लिखना मत, सिर्फ समझ के टिक करना है। बस एक बार पढ़ लीजिएगा तो क्या वो याद हो जाएगा, देखा वो रहेगा तो याद हो जाएगा, 2012 में आया हुआ है। सिर्फ पढ़ लो, लिखो मत, कॉपी में लिख लिया है। एक कंपास नीडल को देखो, साफ साफ लिखा हुआ है, विच इज अलाउड टू मूव इन अ, मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही घूम सकती है। उसको कौन घुमाएगा? बी एच, बीबी उसको घुमा और उसको पोल पे ले गए। तो पोल पे तो भाइयों सिर्फ कौन है? बीबी। वहां तो बी एच है ही नहीं। जब बी एच है ही नहीं तो काम ही नहीं करेगी, इट विल स्टे इन एनी पोजीशन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेपर में आया हुआ सवाल है, याद होना चाहिए। अगला सिर्फ पढ़ के छोड़ना है, लिखना नहीं है। ये भी कल कर लिया था, 2019। 25 प्लस 25
एंटर होना, झुकना नॉर्दर्न, -25 सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना सारे नीट के सारे एनसीईआरटी के कराऊंगा, ये अब एनसीईआरटी का आ गया, ये लिख लो। वो क्या डर ऐसे ही हटेगा कि सब तरह के सवाल देख लोगे ना, डर भाग जाएगा, डर रहेगा क्यों, और रखना क्यों, छूमंतर ही करना है, डर काय को रखेंगे, डर अपने पास रखने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये एनसीईआरटी का है। 22 डिग्री से परेशान मत होइएगा, इसने 22 बोला है, पेपर में 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा, उसकी वैल्यू पता होती है, तो हम 22 डिग्री के हिसाब से नहीं कर रहे। आप प्रश्न को 22 डिग्री से मत करना, पेपर में नहीं आएगा 22, 22 आएगा तो 22 की वैल्यू देगा, आप तो इसको 30 डिग्री से या 60 डिग्री से कर लीजिए। पेपर में 22 नहीं आएगा, 22 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से निकलती है, तो या तो ब्रैकेट में वैल्यू देगा या 30 या 45 देगा लिखा हुआ। तो वहां लिखना प्रश्न को 22 डिग्री से नहीं करें, हम 22 की जगह क्या ले रहे हैं, 30 30 ले रहे हैं। समझ में आया किसी को सवाल, सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, लैंग्वेज ही बहुत सुंदर है, वो आपको काफी सारी बातें सिखाएगी लैंग्वेज। हाँ जी, आया क्या, देखो एक एक शब्द काम का है भाइयों, इसलिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज काम की है। अगर मैं ये डेटा लिख कर दे देता ना तो आप तुरंत कर लेते, तो वो डेटे में मजे नहीं है ना, प्रश्न तो वहां लैंग्वेज में आएगी, इसलिए लैंग्वेज लेकर आए हैं। लैंग्वेज पढ़ो, कितना बढ़िया है। एक मेडिकल मैग्नेटिक नीडल है जो मैग्नेटिक मेरिडियन में है, इसका मतलब क्या है, वो बिल्कुल सही काम करेगी, सही काम करेगी। नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन, कल मैंने आपको बताया था, नॉर्थ टिप पॉइंट करता है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाता है। 22 डिग्री, 22 डिग्री मतलब एंगल ऑफ टिप, 22 नहीं लेना तो मैंने 30 ले लिया है, 30 ले लिया, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है, 30 डिग्री। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 0.35 गॉस, ये यूनिट होती है, टेस्ला होती है वैसे गॉस होती है। और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, बहुत ही आसान, तो बी एच का फॉर्मूला बोलो, बीई कॉस डेल्टा, बी एच 0.35, बीई निकालना है कॉस 30, कॉस 30 कितना, √3/2, तो 2 को वहां भेज दीजिए, 0.7/√3 कॉस। ओरिजिनल सवाल 22 डिग्री का है, परंतु सवाल 22 डिग्री से सॉल्व नहीं होगा, वर्टिकल प्लेन लिखा है, और क्या, मैग्नेटिक मेरिडियन वर्टिकल प्लेन ही तो होता है, मेरिडियन का मतलब ही क्या होता है, एनी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, तो मैग्नेटिक मेरिडियन खुद वर्टिकल है और एक वर्टिकल प्लेन और है, तो आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, सही तो है। मैग्नेटिक मेरिडियन खुद कैसा होता है, वर्टिकली तो होता है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन और इसके पैरेलल में एक और प्लेन, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए, पैरेलल हो गए मतलब बिल्कुल सही रीडिंग
देगा। जो अपन डायग्राम बनाते हैं ये भी सब वर्टिकल प्लेन है, और क्या, सब वर्टिकल प्लेन। अगला अगला देखिए, अगले की लैंग्वेज और बढ़िया है, इससे पूरा ही जियोमैग्नेटिज्म समझ में आ जाएगा। अगर आपने इसको 4 बार पढ़ लिया सवाल को, सॉल्व तो दूर की बात है, आप तो इस लैंग्वेज को ही पढ़ लो तो ही मजे आ जाएंगे। और ये ओरिजिनल ऑथेंटिक लैंग्वेज एनसीईआरटी की है, वो काम की है। पहले पूरा लिखो और इस पर 10 मिनट खर्च करो बिंदास। सॉल्यूशन तो एक स्टेप का है, और वो 10 मिनट क्या करेंगे ना, आपके दिमाग में लैंग्वेज को, भाषा को सेट करेंगे। वो भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले वाला सवाल 10 डेल्टा से कैसे करेंगे, बीबी कहां से लाएगा? तो फिर उससे तो वीबी आ जाएगा, बीबी थोड़ी ना पूछा है उसने, बीई पूछा है। इसको तो सॉल्व करेगा तो बीबी आएगा ना बेटे, और उसने बीबी थोड़ी ना पूछा है, उसने बीई पूछा। नहीं आया समझ? इस सवाल को पढ़कर ब्रेक करेगा कौन? ब्रेक करेगी सवाल को? अरे वाह, ना ना, ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ध्यान रखना है। वो तो 3 डायमेंशन समझ में आएगा, कोई वीडियो से समझाएंगे तब समझ में आएगा। सही, तो उस पर ज्यादा ऐसे परेशान नहीं होना। वो 3D डायग्राम है ना, इसलिए। इस सवाल में देवी देवताओं सब चीजें हैं, सब। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी है इसी में, एंगल ऑफ डिप भी है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी है, सब कुछ है, डिप सर्कल भी है, नॉर्थ टिप, मैग्नेटिक नीडल, मतलब जितने कठिन शब्द यूज कर सकता था ना भारी भारी, भाई ने सब यूज कर लिए। और अगर आपने इसको ब्रेक कर लिया तो यूं तो आप खतरनाक हो जाओगे। एक एक शब्द काम का है, और इंपॉर्टेंट है सवाल, क्योंकि एनसीईआरटी से लिया गया है। 5.11 अनसॉल्व सवाल है एनसीईआरटी का। 4 बार पढ़ लो मेरे कहने पर, धीरे धीरे। हर सवाल को पढ़ने के बाद एक गहरी सांस ले लो और 4 बार पढ़ लो। चलिए, कौन समझाएगा? सबसे पहले श्रुति ने बोला था। हाँ भाई, बेटा बोल। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, बहुत बढ़िया। जो पहली लाइन है वो समझ में आई किसी को? बताइए क्या कह रहा है वो पहली लाइन? बहुत शानदार है बेट। अफ्रीका के किसी लोकेशन पर जब कंपास नीडल रखी तो कंपास नीडल ने नॉर्थ की तरफ नहीं दिखाया। नॉर्थ से कितना डिग्री? 12 डिग्री। किसकी तरफ? वेस्ट की तरफ। बिल्कुल सही बात है। कंपास नीडल कभी भी ट्रू नॉर्थ की तरफ नहीं दिखाती। जितना वो डेविएशन दिखाती है, दैट डेविएशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसका कोई यूज नहीं है। मजे की बात तो ये है, इसका न्यूमेरिकल में कोई यूज नहीं है, ये मजे की बात है। पर आपको फील आनी चाहिए। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का प्रश्न को हल करते समय कोई उपयोग नहीं है। पर ये भाषा समझ में आ रही है? यही मैंने आपको आती बताया था। ये देखो, यही मैंने शुरुआत करी थी। ये देखो वो बनाया चित्र, देखो यही तो समझाया था कि जब कंपास नीडल रखते हैं तो वो ट्रू नॉर्थ नहीं दिखाता, वो मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है। और जितने एंगल से दिखाता है वही तो क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन।
बोलो क्या बात क्लियर है? बहुत शानदार। अब बताइए आगे। कितने शानदार शब्द लिखे हैं भाई। टिप सर्कल। टिप सर्कल नापता है एंगल ऑफ टिप, पर ये तभी नापता है जब वो मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए। देखो ये भी लिखा है कि भाई ने उसको कहां रखा है, मैग्नेटिक मेरिडियन। एक एक शब्द नपा तुला है। और फिर वो 60 डिग्री अबोव हॉरिजॉन्टल, ये भी शानदार है। सदर्न हेमिस्फीयर में है। गूगल पे चेक कर लेना, अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर में है कि नॉर्दर्न में है, चेक कर लेना। तो देखो अबोव, नॉर्दर्न में डिप होती है, ये क्या है, अबोव है। पता है ये इस तरह से है, ये नीडल, ये नीडल, और ये क्या हो रही है, अप। ये अप, जितना हॉरिजॉन्टल से अप होती है उसे ही तो क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ टिप, डेल्टा। ये अलग है, वो अलग है। मैग्नेटिक मेरिडियन में आके रुकती है और फिर झुक जाती है या अप हो जाती है। झुकना या अप होना, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ टिप। अब हो गया सवाल, अब कुछ भी नहीं बचा। ये कौन है, बीई। ये कौन है, बी एच। बी एच कितना होता है, बीई कॉस डेल्टा। बी एच 0.16, बीई कॉस डेल्टा कॉस 60, तो बीई 0.32। अब देखो आप, सवाल कितना आसान है, पर लैंग्वेज पढ़कर 90% जनता छोड़ेगी इसको ऑल इंडिया लेवल पर। क्योंकि इतना लैंग्वेज पढ़कर कैसे समझा जाएगा भाई, परीक्षा में प्रेशर होता है। तो जो सवाल की लैंग्वेज कठिन है, जरूरी नहीं है सवाल कठिन है। ये देखो ना आप, कितनी बेसिक सा फॉर्मूला लगाया। अगर मैं आपको लिख के दे देता कि बेटा डेल्टा पता है, बी एच पता है, बी बताओ, आप ऐसे ही कर लेते। क्यों ये लैंग्वेज लिखाई जा रही है, परीक्षा में लैंग्वेज आएगी। हम ऐसे लिख के सवाल दे देंगे तो क्या होगा, आप कर ही लोगे। पर लैंग्वेज पढ़कर ये बातों को इंटरप्ट करना, वही तो सिखाना है। इसलिए एक सवाल काम का है। बोलो क्लियर हुआ क्या? वहां लिख लो बड़ा बड़ा, 12 डिग्री का प्रश्न के हल में कोई लेना देना नहीं है। 12 डिग्री का प्रश्न के सॉल्यूशन में कोई लेना देना नहीं है। तेज बोल, तेज बोल। -60 रखते तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। बिल्कुल, माइनस रखने का कोई मतलब नहीं है। माइनस प्लस नहीं रखा जाएगा, सिर्फ अप या डाउन बता रहा है वो। ठीक है, भावनात्मक नहीं हो कि सर पूरा ही सीख लिया अब तो हर जगह लगाएंगे। पूरा सीखना भी खतरनाक होता है, पता है आपको। अंदर से यूं उछाले मारता है फिर कॉन्सेप्ट, बड़ा कठिन है। अच्छा पढ़ने, पूरा पढ़ने के बाद बच्चा और सर और, आधा दूर आता तो बच्चा डरता रहता है, पूरा सीख जाता है तो उछाले मारते हैं कॉन्सेप्ट, अरे सर और लाओ सर सवाल। चलिए अगला, अब सॉल्व एग्जांपल, जल्दी आइए। कौन वर्टिकल बोल रहा होता, वर्टिकल पूछ रहा होता तो फिर पहले बी आ गया, फिर बीबी का फॉर्मूला लगा लेते, बी साइन डेल्टा। माइनस प्लस नहीं लगाते, मैग्नीट्यूड ही पूछता है ना वो, मैग्नीट्यूड, माइनस प्लस नहीं लगाते। सॉल्व एग्जांपल एनसीईआरटी। फिर आपको एक बात बताऊंगा कि सवाल किस पे आएगा, लिख लो। तीन तारीख के पेपर में जियो मैग्नेटिज्म के 4 सवाल डाले हैं, 4। मेरे तो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मेरे तो सवाल की लैंग्वेज का एक एक शब्द आप पूरा यूं ब्रेक करके बता दो कि कबीर क्या कहना चाहते हैं। वो अपन 8वीं 9वीं नहीं पढ़ते थे, गद्य पद्य आते थे, याद है हिंदी में, कि इस दोहे से कबीर ये कहना चाहते हैं, व्याख्या करो, भावार्थ लिखो। पढ़ा है तूने कभी, भावार्थ व्याख्या? हाँ,
पढ़ा है सच में, झूठ तो नहीं? हाँ, समझा दे, कोई तो सवाल समझा दे। समझा देंगे, मेरे पहले खुद के तो आए, फिर समझाऊंगा मैं। ये भाई बार बार मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, क्या है ये मैग्नेटिक मेरिडियन? इसका मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में जो भी एंगल नापे जाते हैं वो सही होते हैं। तो बताओ, ये जो डिप एंगल है वो ट्रू एंगल है, कितना? 60। और हॉरिजॉन्टल कितना दे रखा है? 0.26। क्या पूछा है? बीई। खत्म। बी एच बराबर बीई कॉस डेल्टा। बी एच 0.26, बीई पता नहीं, कॉस 60 कितना? 0.5। हाँ या ना? अब एक तीनों सवाल में कॉमन बात देखो, क्यों ये प्रोफाइल ही रिपीट होती है, उसका कारण देखो। ये पहला एनसीईआरटी का सवाल, फॉर्मूला बोलो। बी एच बराबर, यही लगा सॉल्यूशन में? ठीक है। दूसरा देखो, बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा, यही लगा? तीसरा देखो, बी एच बराबर बी कॉस डेल्टा। भाई तीनों सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये देखिए। इसलिए ये सबसे फेमस फॉर्मूला है, इसी पर 3 बार रिपीट हुआ है सवाल। लॉजिक है ना? हमने तो क्या सवाल को एनसीईआरटी, सॉल्व एग्जांपल, अनसॉल्व, पिछले 30 साल के क्वेश्चन, जेई में एक एक सवाल कर रखा है, देख रखा है, उसको सिस्टमेटिक अरेंज कर रखा है। तो हमें पता है कि यार कहाँ से चीजें पूछी जाती हैं, कहाँ से पूछी जाएंगी। आप खुद एनालिसिस करो ना। भाई एक ही फॉर्मूले पे सवाल दे रहा है, तीनों सवाल एक ही पर है, तो इसी पर 3 बार रिपीट हुआ है। बी एच बराबर बीई कॉस डेल्टा। डेल्टा कौन है? एंगल ऑफ डेल्टा। इतना एनालिसिस कर लोगे ना, टॉपिक कैसे कोई गड़बड़ रहेगा। अगला लिखिए। कल कर लिया था, एक बार लिख लीजिए, फेमस सवाल है ये भी। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो वर्टिकल मतलब वीबी इज √3 ऑफ बी एच, √3 ऑफ बी एच। अब टेन डेल्टा का फॉर्मूला लगा लीजिए। टेन डेल्टा बताइए, वीबी बाय बी एच। घबराइए मत, मार्च अप्रैल में फिर पढ़ाऊंगा। हाँ, छोड़ूंगा नहीं कोई टॉपिक, बढ़िया करवाएंगे। अलग से पैसा भी नहीं है, इसी में शामिल है सब, इसी में इंक्लूड है, सारे रिवीजन ऑनलाइन सब इसी में इंक्लूड। बस पढ़ो खूब, ऐसा मतलब यूं शानदार कि यार पूरी मेहनत करी हमारे साथ टीम ने, ये चाहिए बस। टेन डेल्टा बराबर बीबी बाय बी एच। बीबी कितना? √3 BH, √3 से बी एच से बी एच कट जाएगा, डेल्टा डेल्टा। तो बीबी √3 BH अपॉन बी एच। क्लियर है? अगला,
अब ये सवाल इसलिए कराया है ताकि आप ये वाला फॉर्मूला याद करें। एक क्या सवाल होता है ना उस पे, तो फिर वो फॉर्मूला याद करने में मन करता है। इसमें तीनों एंगल के नाम ले लो, 5 बार समझा दिया, कल समझाया, आज फिर समझाया। डेल्टा ट्रू, डेल्टा डैश नकली, और अल्फा उस नए प्लेन का एमएम के साथ एंगल। तो ट्रू है 30, तो ट्रू 30 मतलब डेल्टा, और प्लेन को कितने से घुमा दिया, 30 से, तो कॉस 30। और पूछा क्या है, एपरेंट। टेन 30 1/√3, कॉस 30 √3/2, तो 2/3। डेल्टा डैश टेन इनवर्स 2/, बोलो। अब पन्ने पलटो, देखो जियो मैग्नेटिज्म मेरे हिसाब से बढ़िया तैयार हो जाना चाहिए। पन्ने पलट लो, सेक्शन ई कहाँ से शुरू हुआ था, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, पर जियो वाली बात पूरी हो गई। अब घर जाके आप इसको 1 घंटा दे दीजिए ईमानदारी से। आपने 1 घंटा दे दिया तो आपका जियो जियो हो जाएगा। और ऐसे सारे टॉपिक आपको करवा देता हूँ, कितने मजे आ जाएंगे आपके। सोचो कि मेरे फिजिक्स में जहां जहां दुखती रग है वो ऐसे आप सारे सिस्टमेटिक करा दो, बिल्कुल करवाएंगे ना, काम यही है भाई, काम यही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 8वीं 9वीं 10वीं के जो आपके टॉपिक रह गए हैं वो भी करवाएंगे। चलो अगली हेडिंग डाल लो, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। अब क्या ये टॉपिक बहुत मॉड्यूल्स में किताबों में पुरानी दे रखे हैं, पर अब ये पिछले 7-8 सालों से इससे सवाल आए नहीं है, तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, पर पढ़ लेने चाहिए। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, फिर एक आएगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। इन पे सवाल अभी पिछले 8-10 साल से आने बंद हो गए, पर हम रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए पढ़ा रहे हैं। 2010 के बाद इस पे सवाल ही नहीं आया, पर पढ़ लेते हैं, मॉड्यूल्स में है, पुराने पेपर्स में आया हुआ है, इसलिए पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। तो हैंड डाल लीजिए, वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। बहुत आसान है, चित्र आपको दिख रहा है, आप खुद बताइए। ये नीडल यहां से तो आपने देखो तार से लटका रखी है, ये देखो ये हैंगर से लटका रखी है। अब बताओ ये कैसे घूमेगी, कैसे घूमेगी, क्या ऐसे ही घूमेगी? आप देखें ये हल्की सी बहुत टिल्ट भी है। समझ में आ रहा है टिल्ट क्यों है? क्योंकि वो झुक जाती है। झुकने का कारण क्या है? एंगल ऑफ डेट। कौन से प्लेन में घूमेगी बताओ? हॉरिजेंटल प्लेन में। वर्टिकल में थोड़ा घूम सकती है, किसमें घूमेगी? हॉरिजेंटल में। बताओ कौन इसको नाच कराएगा? कौन कराएगा? बी एच। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी बताया था, किसी को याद हो? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। अब बी नहीं, बी एच। क्यों बी एच याद आ गया? क्योंकि ये हॉरिजेंटल प्लेन में घूमेगी, तो हॉरिजेंटल प्लेन में कौन घुमा सकता है इसको? बी एच। बी तो घुमा नहीं सकता, क्योंकि देखना ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जो बी लगेगा वो पैरेलल लगेगा, तो बी तो इसको कभी घुमा ही नहीं पाएगा। तो बताओ वहां पर क्या लिखा जाएगा? बी एच। क्या लिखा जाएगा? बी एच। आई कौन है? आई करंट नहीं है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम कौन है? एम मैग्नेटिक मोमेंट। लिख लीजिए। इसका डेरिवेशन भी मैं आपको इलेक्ट्रो में बता चुका हूं, आईआईटी में आया हुआ था, वहां का फॉर्मूला याद हो आपको तो आई अपॉन एम बी की जगह आ जाता था आई अपॉन पीई। डायग्राम की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूला लिख लीजिए और एक एक टर्म को समझ लीजिए। डायग्राम से आपको हल्की सी फील आ रही होगी कि वास्तव में हो क्या रहा है। एक मैग्नेट लटकाई हुई है और वो हॉरिजेंटल प्लेन में घूमने के लिए फ्री है।
सर ये इंस्ट्रूमेंट काम क्या करता है? ये इंस्ट्रूमेंट किसी भी लोकेशन पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आता है। सोचो कैसे? आप स्टॉप वॉच लगा के टाइम पीरियड नाप लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता ही है, रॉड का ml²/12 होता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल लोगे तो अननोन बचा कौन? BH। तो ये क्या काम में आता है बताइए? ये किसी लोकेशन पर BH कैलकुलेट करने के काम आता है। किसी लोकेशन पर BH टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंट से, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रॉड का मास पता है, रॉड की लंबाई पता है, रॉड बोले तो बार मैग्नेट। क्वेश्चन करके देखें इस पर, फॉर्मूला बोल लो, T बराबर 2π√I/mBh। 3 प्रश्न करके देख लें इस पर, तो अपना आइडिया क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न कैसा आता है। लीस्ट इंपॉर्टेंट है, 2010 के बाद नहीं पूछा गया है, पर रिस्क फ्री पढ़ना चाहते हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं, बाकी आने की संभावना बहुत कम है, आया ही नहीं है पिछले 13 साल से। लिखें पहला प्रश्न, 3 क्वेश्चन कर लीजिए, 3 में तो बात बन जाएगी, फिर डर हट जाएगा। फिर आगे पढ़ाऊंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, टेंजेंट लॉ, ये सब पढ़ेंगे तो अपना सेक्शन डी पूरा हो जाएगा। फिर 2 दिन बचेंगे, सोमवार मंगलवार, उसमें अपन पढ़ेंगे बायो, डाई, पैरा, फेरो, क्यूरीज लॉ, क्यूरी टेम्परेचर, वो पढ़ेंगे और चैप्टर को एकदम यूं प्यार से बाइंड अप कर देंगे। बिल्कुल यूं प्लानिंग से चल रहा है। 20-21 लेक्चर मैंने आपको पहले दिन बोले थे, आज 18वां है, सोम और मंगल को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 20। अपन ने शेड्यूल टाइम से एक दिन पहले निपटा दिया। अब इसको बढ़िया तैयारी कर लीजिएगा, एक संडे आ रहा है और फिर एक राखी की भी छुट्टी आएगी। अब बिल्कुल, तो 2 छुट्टी मिलेंगी अगले सप्ताह, पहले से प्लानिंग करो। 2 दिन में कम से कम 20 घंटे 18 घंटे पढ़ाई हो सकती है 2 दिन की मिलाकर, और उन 20 घंटे में केवल बैकलॉग पढ़ो, मतलब पीछे पड़ जाओ, ये शब्द बोलना नहीं पड़े अक्टूबर नवंबर में बैकलॉग। 20 घंटे आ रहे हैं, एक संडे आ रहा है, एक रक्षाबंधन की छुट्टी आएगी, दिमाग में क्लियर कर लो, नया नहीं पढ़ूंगा, केवल पुराना पढ़ूंगा। तो बैकलॉग रहेगा कैसे? उसको पीछे पढ़ो ना, उसको जो बीमारी है उस बीमारी का इलाज तो करना पड़ेगा। पुराना ही पढ़ो बस, कि यार इसमें पुराना ही पढ़ूंगा, कुछ नया नहीं उठाऊंगा। करोगे, सोचोगे, स्ट्रेटजी बनाओगे तो संभव भी है। एट रैंडम टेढ़ा मेढ़ा पढ़ते रहोगे तो कहीं पहुंचोगे भी नहीं। स्ट्रेटजी बनाओ कि ये 2 दिन जो मिल रहे हैं मुझे एक्सक्लूसिव आशीष सर, ये सिर्फ बैकलॉग, पुराना बैकलॉग चीजों को पूरा करूंगा बस। और 20 घंटे बहुत होते हैं भाई, और ये 20 घंटे ऐसे हैं जिसमें थोड़ा प्रेशर कम है। जनवरी फरवरी में तो धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाती हैं, अभी हम रिलैक्स मोड में हैं। करो बढ़िया काम। चलिए कुछ भी नहीं करना, क्या कह रहा है, पहले तो सिमिलर पोल एक साथ रखे गए थे, तो ये 2 मैग्नेट हैं, सिमिलर पोल, मतलब इसका NS और दूसरे का भी NS साथ में, तो पता है क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ, बताइए पहले क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो पहले M नेट कितना आ जाएगा? 3M। बाद में क्या कर दिया? अपोजिट कर दिया, तो खुद सोचो अब घटेंगे या जोड़ेंगे? घटेंगे। 2M माइनस M कितना हो गया? M। अब हम जानते हैं टाइम पीरियड होता है 2πI/MBH, तो जो टाइम पीरियड है बच्चे वो मैग्नेटिक मोमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बाद में मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया, बाद में मैग्नेटिक मोमेंट
कम हो गया तो बता टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसका मतलब T2 इज ग्रेटर देन, खत्म। कौन सा ऑप्शन आएगा? हो गया। कुछ भी नहीं, टाइम पीरियड मैग्नेटिक मोमेंट की इनवर्स मौखिक ही करना है। इतना डिटेल में तो ऐसे लिख दिया कि छोटे बच्चे को डर नहीं लगे, इसलिए लिख दिया। बाकी मौखिक हो जाता कि दोनों एक ही दिशा में है तो 3m, अपोजिट दिशा है तो m, मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। सीधा है। एक बार करना पड़ता है डिटेल में, जब इसको 4 बार रिवाइज कर लोगे तो मौखिक हल हो जाएगा। पहले 3m बाद में m घट गया, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। T2 इज ग्रेटर देन T1। आया? अगला ऑप्शन मत लिखो, केवल केवल क्वेश्चन लिख लो। ऑप्शन मत लिखो, ऑप्शन तो आपके अभी सॉल्व करने के लिए लिखाए गए हैं। आप तो केवल क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है वो बहुत जरूरी होता है। यही हम अभी डेटा लिख के दे देंगे ना आपको, तो आपको मजा नहीं आएगा, आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। इसलिए हम क्वेश्चंस के साथ चल रहे हैं। यार लैंग्वेज लिखी हो कॉपी में, बाद में जब रिवीजन करते हैं तो मजा आता है, पूरा सवाल लिखा हुआ होता है। अभी थोड़ी सी मेहनत लगती है, पर इतना एकदम सिस्टमेटिक नोट्स बन जाते हैं कि बस इसको 5 बार 4 बार 6 बार रिवाइज करना है। वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इस पर प्रश्न नहीं है। 2010 के बाद तो पूछा ही नहीं गया। इसी तरह से एक और आएगा अभी, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सब पढ़ेंगे। पर इनके लिए ज्यादा अपन को इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, भावनात्मक नहीं होना। सोचो क्या उत्तर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा। A bar magnet is oscillating in Earth's magnetic field. What happened to its period if its mass is quadrupled? Quadrupled मतलब 4 गुना। मास को मैग्नेटिक मोमेंट नहीं किया, मास है मास। तो टाइम पीरियड बताओ। 2 पाई अंडर रूट आई बाय MBH। कृपया बोर्ड पे देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ml²/12 होता है, सेंटर के अबाउट, याद करिए। होशियारी करी, मैंने एम नहीं लिखा, तुम एम लिखते ही तुम्हारे, इसलिए मास लिखा। आपको लगता है पढ़ाना आसान है कि आ जाते हैं सर, कितना ध्यान रखना पड़ता है। मुझे पता है मास लिखूंगा तुम्हारे मन में थोड़ी थोड़ी अच्छी भावनाएं आ जाएंगी। मास लिखा, एम लिखते तो काट दोगे। अब बताओ, BH कटेगा क्या? मैग्नेटिक मोमेंट भी कटेगा क्या? हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट की मास पे कहां डिपेंडेंसी होती है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट की तो पोल स्ट्रेंथ और लंबाई पर डिपेंडेंसी होती है, उस पर तो कोई मतलब ही नहीं है। 12 भी कटेगा, लंबाई भी कटेगी। तो टाइम पीरियड अंडर रूट ऑफ मास। क्या बात समझ में आ रही है? देख लो। अब बताओ, मास को 4 गुना कर दोगे तो टाइम पीरियड दुगुना हो जाएगा, दुगुना। 4 का स्क्वायर रूट दुगुना, तो आंसर आ जाएगा। प्लीज नीचे वाला एम को मैग्नेटिक मोमेंट बोलो, लिख लो, कोई शर्म नहीं है। अपने ही नोट्स हैं, देखो मैंने तो पूरा लिखा है, एम मैग्नेटिक मोमेंट है। ऊपर वाले आई को लिखा, इस आई का नाम लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बाद में मुझे ही दिक्कत होगी, मार्च अप्रैल में, दिक्कत क्या है? लिख लो ना अभी, अभी पूरा समय दे दो ना।
बाद में क्यों परेशान होना। और आई रोटेशनल मोशन, रॉड का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml स्क्वायर बाय 12। बोलो अगला करें। कितने हो गए, 3 हो गए, 3 करने, 2 ही हुए, एक और होगा फिर, एक और करिए। ये लास्ट सवाल जो पाया गया था 2010 में, पाया गया बोलते हैं ना, मतलब जो खत्म हो जाती है स्पीसीज, ऐसे बोलते हैं ना कि डायनासोर इस समय खत्म हो गए थे। 2010 में लास्ट ये पाया गया, इसके बाद फिर ये सवाल कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये तो नहीं बोलते ऐसी प्रजातियां जो विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट, हाँ विलुप्त हो गई, जैसे अपने दिमाग विलुप्त हो चुका है ना, मतलब सेम उसका उदाहरण कितना बढ़िया मैच कर रहा है कि हाँ ये कहीं छठी सातवीं आठवीं में थे जब पाया जाता था, अब तो रट रट के विलुप्त हो चुका है। केवल रटो बस, सर सर रटने दो सर, सर मत छोड़ो सर, रटने दो सर, केवल रट्टाबाजी। एक क्लास आएगी भाई अगले वीक, चैप्टर खत्म होते ही, PYQ की पूरी, तो बिल्कुल तैयार रखना। फाइल भी डालूंगा टेलीग्राम पर जैसे इलेक्ट्रो की डाली थी, नहीं तो आप अपने मॉड्यूल से साथ साथ करते रहिए। पूरा 2 ढाई घंटे क्लास लेंगे जिसमें सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, सारे प्रश्न करा दूंगा पिछले 25-30 साल के, तो पूरा मैग्नेट बढ़िया तैयार हो जाएगा, घर बैठे बैठे आराम से वो रिवाइज कर सकते हैं। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है उसमें 18 माइक्रो टेस्ला के आगे देख क्या लिखा हुआ है, उसके आगे भी लिखा हुआ हॉरिजेंटल फील्ड है। कौन हॉरिजेंटल है, अर्थ की हॉरिजेंटल 24 है, और उसने जो 18 लगाई है वो हॉरिजेंटल लिखा होता है, व्हेन हॉरिजेंटल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला, सब तो लिखा हुआ है, तो ये सॉल्व ही नहीं करना, ये सीधा बोले ना क्या। अच्छा मतलब हाइलाइटर है, मैं समझा वो है। चलो देखो, अर्थ हॉरिजेंटल फील्ड पहले कितनी थी, पहले 24, 24 माइक्रो टेस्ला, और टाइम पीरियड पहले कितना था, 2 सेकंड। क्या ये बात क्लियर है भाइयों। बाद में एक हॉरिजेंटल फील्ड लगा दी अपोजिट, तो बताओ अब नई कितनी रह गई, 24 - 18, और नया आपसे टाइम पीरियड पूछा है। आसान है मामला, कहीं दिक्कत ही नहीं। टाइम पीरियड पीएच के फॉर्मूला लगा लो, पहले 24 थी, बाद में 18 अपोजिट लगा दी, 18 अपोजिट लगा देंगे तो 6 ही रह जाएगी, सब तो लिखा हुआ है उसने देखो, हॉरिजेंटल लगाई, तभी हॉरिजेंटल से हॉरिजेंटल कैंसिल करेगा, और अपोजिट टू अर्थ फील्ड लगाई, अपोजिट टू अर्थ फील्ड, बस। अब लगा लीजिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट I/m/bh, IM 2 पाई कटा, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/bh,
तो टी डैश अपॉन टी इनवर्सली है, तो ऊपर टी डैश आ रहा है तो नीचे डी डैश आएगा। अब बताइए बी एच कितना पहले 24, बाद में 6, टी डैश पता नहीं, टी कितना 2, तो टी डैश बटे 2, 24/6 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, टी डैश 4। बोलिए क्या वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर क्लियर है क्या? अब आपके ईएलपी नंबर 12 जिन्होंने करी हो वो देखो चौथे सवाल से अटक रहे थे आपके सवाल, वो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के हैं। अब आपसे हो जाएंगे ईएलपी नंबर 12, पहले 3 सवाल तो हो गए थे आपके, चौथे से मामला अटक रहा था, वो वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर के सवाल थे सारे के सारे। तो मेरे हिसाब से आज अपन ईएलपी नंबर 12 पूरी फिनिश कर लेंगे अच्छे से। बोलो क्लियर है क्या? आगे लिखें, बस हेडिंग डलवा रहा हूं, हेडिंग लिखें टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ। देखिए आपको ये बात तो पता चल गई कि अगर कोई, हम बस हेडिंग डलवा रहा हूं, अगर कोई मैग्नेटिक नीडल को आप इस मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो बताओ क्या होगा, क्या होगा? अब तो आपको याद हो गया है, ये फील्ड इस पर क्या लगाएगी, टॉर्क लगा के इसको अलाइन कर देगी, यही तो कॉन्सेप्ट है। अब आप बोल सकते हो छठी सातवीं आठवीं में जो किताबों में लिखा रहता है कि वो उस मैग्नेट को लटकाते थे। अब देखो अब आपके पास अच्छे शब्द आएंगे, अगर आप देखें साइंस किताब में लिखा हुआ है किसी मैग्नेट को फ्रीली लटकाने पर वो किस डायरेक्शन में आके रुक जाती है, एनएस। पूछो एनएस में क्यों रुकेगी? अब पूरी बात समझ के जाना, धागे से वर्टिकल ऐसे लटका दिया, तो बताओ इसको घुमाने के लिए जिम्मेदार कौन? बीएच। और बीएच की दिशा बता, ऑलवेज साउथ से नॉर्थ। इसलिए कहा जाता है एक मैग्नेट को, साइंस में किताब में लिखा हुआ है, सातवीं आठवीं किताब में देखना कि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा साउथ नॉर्थ दिशा में आके रुक जाती है। पर अब आपके पास और अच्छा है, वो एग्जैक्ट ट्रू नॉर्थ साउथ में नहीं आएगी, वो मैग्नेटिक एक्सिस के साउथ नॉर्थ में आएगी। उसको घुमा कौन रहा है बताओ? बीएच का टॉर्क, अच्छा शब्द बोलो, बीएच का टॉर्क। और कब लाके रेस्ट में छोड़ देगा? एग्जैक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में आके छोड़ देगा। और बीएच की दिशा बताओ, साउथ से। क्या बात क्लियर हो रही है? चलिए ये तो सब एक ही फील्ड है। मजे की बात है, अगर आपने दो फील्ड लगा दी 90 डिग्री पर, तो अब वो कहां के रेस्ट में आएगा? B1 उसको अपनी तरफ घुमाएगा, B2 उसको अपनी तरफ घुमाएगा, तो कहां रेस्ट में आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ बी नेट, इन द डायरेक्शन ऑफ बी नेट। क्या बात समझ में आ रही है? माना ये एंगल थीटा है, बताइए B1 B2 में रिलेशन निकाल लीजिए, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बताइए परपेंडिकुलर B2, बेस बताइए B1, तो बताइए B2/B1, तो B2 बराबर B1 टेन थीटा। देखिए रिलेशन में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लॉ। कभी आपको याद हो जब 9वीं 10वीं में साइन कॉस 10 पढ़ा था, तो साइन की पूरी स्पेलिंग सुनिए कभी आपने, SINE होती है, कॉस की पूरा कोसाइन होता है, और टेन का पूरा टेंजेंट होता है। ये देखो लॉ में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10, इसलिए से क्या कहा जाता है, टेंजेंट लॉ। कब लगाना है, कब? जब दो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र कितने डिग्री पर हैं, 90। B1 और B2 आपस में कितने डिग्री पर हैं,
90 डिग्री पर हैं, B1 B2 90 डिग्री पर हैं। आप इसको डेरिवेशन से भी कर सकते थे। अगर मैं यहाँ एक मैग्नेटिक नीडल रख दूं तो B1 उस पर टॉर्क लगाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला बोलिए, एम बी साइन थीटा। दूसरा अपनी तरफ घुमाएगा, एम B2 साइन थीटा नहीं होगा, इससे थीटा तो उससे। देखना आप, फिजिक्स के तो बड़े मजे हैं भाई, हर तरफ से आंसर मस्त देता है। ये देखिए, साइन अपॉन कॉस 10, ये देखो वही आंसर आ गया। और आना भी चाहिए था यार। दोनों घुमाकर इस तरह से ले आएंगी ताकि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। B2 बराबर B1 tan थीटा। ये क्या लगा है पता चला किसी को? दोनों फील्ड ने क्या लगा है? टॉर्क। दोनों ने अपनी तरफ घुमाने की इच्छा रखी। और कब वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा? जब दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर ले। एक्सटर्नल फील्ड है। मतलब रखा कैसे? मतलब क्यों नहीं लगाएगा? कैसे भी रखोगे, अगर तूने B1 के पैरेलल रख दिया तो B2 टॉर्क लगाएगा। जैसे B2 टॉर्क लगाना कोशिश करेगा, B1 फिर टॉर्क लगाएगा। ऐसी स्थिति में लाके छोड़ेगा जब वो क्या हो जाएंगे, दोनों टॉर्क बैलेंस। इच्छा पड़े जैसे रखो ना, वो हमेशा बी नेट की दिशा में आके किस में आ जाएगा? रेस्ट। क्लियर है भाई? तो सोमवार को इससे आगे बढ़ेंगे। कल संडे है, पढ़ाई करिए। सोमवार मंगलवार को चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे। सोमवार को वापस आएगा पूरा। धन्यवाद।